जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है सिंधु जल संधि, इतिहास, निलंबन, महत्व, चिंताएं और समाधान। ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी या बीपीएससी के लिए। मेंस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। अभी हाल में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके अलावा कई और कदम भी उठाए हैं और इन कड़े कदमों का उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान को सबक मिले। ये हमला लश्कर तैयबा की एक शाखा द रेसिस्टेंस फ्रंट ने किया है। ये अभी न्यूज़ आ रही है। इस विभत्स घटना के बाद भारत ने कई कार्रवाइयाँ की, जैसे सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया, अटारी बाघा सीमा चौकी बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा प्रतिबंधित कर दिया और जिनका वीज़ा मिला हुआ था उनको तुरंत लौटने का आदेश जारी कर दिया गया है। कूटनीतिक संबंधों में कटौती कर दी गई है। इसके अलावा सैन्य और सुरक्षा कार्रवाइयाँ बढ़ा दी गई हैं। एनआईए, फोर्स, ये सभी जांच में और सुरक्षा के कदम उठा रही हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सर्वदलीय बैठक भी आयोजित किया गया था। तो ये कार्रवाइयाँ भारत ने अपने ऊपर हुए आतंकवादी घटना के जवाब में किया है। इसी के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भी इसको अपने ऊपर कड़े कार्रवाई के रूप में देखा और जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीज़ा निलंबित कर दिए, सिवाय सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर। भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। बाघा सीमा चौकी बंद कर दी गई और सभी व्यापार गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, इस द्विपक्षीय समझौते को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के दावे को झूठा बता रहा है, साथ ही साथ वो उस पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस सिंधु जल संधि का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम लोग देखते हैं इस सिंधु जल संधि के मुख्य मुद्दों को लेकर। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा है और ये संधि भारत पाकिस्तान के बीच 1947 के विभाजन के बाद जो जल विवाद उत्पन्न हो रहे थे उनके समाधान के लिए संधि को किया गया था। विभाजन के बाद जो सिंधु नदी घाटी की नदियां हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनके पानी को बांटा गया। अब इसका बंटवारा कैसे हुआ था? तो इसमें जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, आइए देखते हैं पूर्वी नदियां किनको कहें। रावी, सतलज और ब्यास, इन नदियों का पानी भारत को दिया गया। इसके अलावा आपका चनाब, झेलम और सिंधु, इनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। करीब 80% पानी जो है जल सिंधु नदी घाटी का, ये पाकिस्तान को गया और 20% ही है जो भारत के पास रह गया। ये ज़रूर है कि इन नदियों के पानी का भी भारत उपयोग कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह का स्टोरेज नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसे तकनीक का प्रयोग करके इनका उपयोग नहीं हो सकता है जिसमें पानी का भंडारण करना पड़े। पानी गतिशील रहने में चाहे जैसे उसका यूज कर सकता है भारत, लेकिन उसका औद्योगिक या भंडारण के लिए उपयोग नहीं कर सकता है भारत। तो इसमें यह है कि भारत को पश्चिम नदियां अर्थात जैसे हम लोगों ने देखा सिंधु, झेलम और चनाब, सिंधु, झेलम, चनाब, इन नदियों का उपयोग भारत कर सकता है, लेकिन इनका उपयोग गैर उपभोगी उपयोग हो सकता है। जैसे जल विद्युत बनाया जा सकता है, सिंचाई और भंडारण की अनुमति है, लेकिन जल प्रवाह में बाधा नहीं डाला जा सकता है। अगर कोई विवाद होता है तो इसके लिए अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई है और इसके साथ साथ विवाद निपटान के लिए संधि का एक अनुच्छेद है 9, जिसमें 3 चरणीय विवाद निपटान तंत्र का उल्लेख है, जिसमें एक आयोग हो गया, अंतर सरकारी वार्ता हो गया, या तटस्थ कोई विशेषज्ञ या मध्यस्थ अगर होंगे तो उनके द्वारा विवाद निपटाया जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान अभी इस बात की भी धमकी दे रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा
क्योंकि विश्व बैंक की मध्यस्थता में ही ये संधि हुई थी। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। अगर देखा जाए तो एशिया का यह इकलौता अंतर्राष्ट्रीय नदी पार और देश पार अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि है, इकलौता। तो ये दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय स्थिरता लेकर आया, क्योंकि जो जल युद्ध की संभावना थी उसको कम कर दिया। इसे आर्थिक लाभ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा है, खासकर उसके पंजाब प्रांत को, जो वहाँ पर उसकी कृषि अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित है। भारत के जल विद्युत परियोजनाओं को भी इससे लाभ मिला है, जैसे भाखड़ा नागल और सिंचाई के लिए लाभ मिला है। इसमें विश्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से उभरी है और उसने दोनों देशों को बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की, जैसे पाकिस्तान में मंगल बांध। ये काफ़ी लचीला है, ये संधि काफ़ी लचीला है, इसलिए 1965 हो, 1971 हो या 1999 के जो युद्ध हुए थे उसमें भी ये संधि बरकरार रही थी। तो निसंदेह इस बार जो इसको निलंबित किया भारत सरकार ने, काफ़ी कड़ा कदम है। ये एशिया में एकमात्र सीमा पार जल बंटवारा संधि है। निचले तटवर्ती देश के प्रति भारत ने उदारता दिखाई है, क्योंकि पाकिस्तान को 80% जल का हिस्सा दिया गया है, जबकि भारत ने सिर्फ जो है 20% लिया है। संकट परीक्षण में भी ये सफल रहा। युद्ध चाहे कितने भी हुए हैं, अभी तक निलंबित नहीं हुआ है। ये भारत की उदारता का भी एक उदाहरण है। ये एक सफल मॉडल है, क्योंकि सिंधु जल संधि दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच सहयोग का किसी भी विवाद में युद्ध के दौरान भी ये सफल रहा है। ये पहली बार है कि इसको निलंबित किया गया। आइए देखते हैं आखिर निलंबित क्यों किया गया। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घातक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद से उस घटना को जोड़ते हुए पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और आतंकवाद को रोकने के लिए, दबाव डालने के लिए इस जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके साथ साथ कई उपाय जो शुरुआत में हम लोगों ने देखे हैं वो भी किए। अब इस निलंबन के क्या निहितार्थ हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों के संबंध में इसके निलंबन को देखते हैं, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि और उसकी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो काफ़ी प्रभावित होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% सिंचाई है वो पश्चिम नदियों पर निर्भर है। 16 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को ये सिंचाई प्रदान करता है। उसके जीडीपी का करीब करीब ये 25% योगदान देती है। तो इससे नो डाउट खासकर पंजाब प्रांत में, सिंध और पंजाब प्रांत में खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है, अनाज उत्पादन में कमी आ जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी पाकिस्तान को संकट झेलना हो सकता है, क्योंकि तरबेला, मंगला और नीलम झेलम जैसे जल विद्युत संयंत्र इन नदियों पर निर्भर है। तो जल प्रवाह में कमी होने पर पाकिस्तान पर ऊर्जा संकट आ सकता है। उसके कोयले का आयात बढ़ सकता है, जिससे फिर से उसके बीओपी पर भार पड़ेगा। जल संकट आ सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देशों में से एक है, और वैसे में सिंधु जल संधि का पानी को रोकना उसके जल संकट की स्थिति को और गंभीर कर देगा। इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो संबंध हैं उनको भी ये बहुत ही जटिल बना देगा। तो आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंध हो सकते हैं, दोनों के बीच में दुश्मनी और बढ़ सकती है। भारत के लिए क्या इसके निहितार्थ हैं? तो भारत इससे रणनीतिक लाभ ले रहा है, क्योंकि जो नदियां हैं वो भारत के ओर से गुजरते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। तो भारत इन नदियों पर कंट्रोल करके इनसे एक और आर्थिक लाभ ले सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है कि वो अपनी ओर से आतंकवाद को ख़त्म करे। बुनियादी ढांचे की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इन नदियों को बांधना इतना आसान भी नहीं है। काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी इनसे जाता है। तो भारत के लिए चुनौती होगी कि ये किस तरह से इन नदियों के जल का भंडारण करें, क्योंकि भंडारण अगर सही ढंग से ना हो तो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी और क्षेत्रीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ सकता है। परिचालन स्वतंत्रता भारत को प्राप्त होगी, क्योंकि निलंबन हटने के बाद भारत इन नदी बेसिन में अपने जो बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे वो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं या सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनको विस्तार दे सकता है। ये भारत के राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की भी रक्षा करता है, किसके द्वारा भारत पाकिस्तान को सीधे सीधे इस बात की सूचना दे रहा है कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा।
भारत किशनगंज योजना पर जलाशय फ्लशिंग कर सकता है, जिसके द्वारा तलछट को बाहर निकाला जा सके। ये भी हो सकता है। भारत में ही जो पानी की कमी हो रही है उसको भी इससे पूरा किया जा सकता है। तो भारत को इसमें कुछ कठिनाइयां हैं इसके भंडारण को लेकर, तथापि लाभ है। अब देखते हैं कि द्विपक्षीय और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा आसपास के देशों में। तो इससे तनाव में वृद्धि होगी। पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण देश है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो बढ़ेगा उसका प्रभाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं होगा, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक हो सकता है। कानूनी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का तर्क है कि वो विश्व बैंक को इसके लिए मध्यस्थता के लिए बुला सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता जो है वो संकट में आ जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिंधु जल संधि को एक तरफा किसी भी तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोनों देश में कोई ऐसा क्लाउज नहीं है इस संधि में कि कोई एक देश इससे बाहर हो जाए। दूसरी ओर क्या है कि दोनों देशों के मध्य हथियारों की होड़ भी बढ़ेगी। पाकिस्तान की प्रक्रिया क्या है? तो पाकिस्तान ने उसके जवाबी प्रतिक्रिया को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उसने शिमला समझौता को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस निलंबन को चुनौती देने की योजना है पाकिस्तान की। इसके व्यवहारिक और कानूनी विचार क्या होंगे? भारत के पास अगर इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहे तो भारत के पास में बुनियादी ढांचे की कमी है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह तुरंत बंद नहीं होगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा। हाँ, तात्कालिक स्तर पर इसमें पानी में कुछ कमी आ सकती है। कानूनी स्थिति यह है कि इस संधि में कोई भी एक निकास मार्ग नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई भी एक देश अपनी ओर से इससे बाहर नहीं हो सकता। विश्व बैंक इसके गारंटर के तौर पर है। उसी ने मध्यस्थता द्वारा इसको लागू करवाया था। तो अब जिस तरह से भारत ने इसको निलंबित कर दिया है, तो विश्व बैंक यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? तो एक तरह से इसमें राजनयिक समाधान जुटा सकते हैं। दोनों देश के राजनयिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। कानूनी समाधान भी हो सकता है, जिसमें विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है। भारत अगर इस निलंबन को जारी रखता है तो जहां एक और अपने जो जल उसको प्राप्त होंगे अतिरिक्त, उसका वो सिंचाई में या जल विद्युत परियोजनाओं में या अन्य विकास की परियोजनाओं में उपयोग कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर का इसमें विकास की संभावना बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में विकास की संभावना, खासकर कृषि क्षेत्र जो है वो डेवलप होगा, एनर्जी सेक्टर डेवलप हो सकता है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर निर्भरता कम करनी होगी, जो उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सामने आ सकती हैं जो दबाव डालकर फिर से इस संधि को लागू कर सकती हैं। संधि का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, क्योंकि भारत हाल के वर्षों में 2023 और 24 में कई बार नोटिस जारी किया है कि इस संधि को फिर से देखा जाए, फिर से इसमें जो है नए तरीके से इस संधि को किया जाए। तो ये आपका टू द पॉइंट में हम लोगों ने आज किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर इसको एक बार सुन लीजिएगा। धन्यवाद।